चलिए प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी ठीक है, मुझे तो सभी के कमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आप सभी के नाम ले लेता हूं जो जो साथी जुड़ चुके हैं। अजीत गौतम है, जगन्नाथ जी हैं, दीपू कश्यप है, वंदना यादव है, शीतल है, और ठीक है संजय सिंह है, जूली देवी है, गुड्डू कुमार है, ओमवीर है, अतुल कुमार है, मोनू है, अजय सिंह है, अभिनव यादव है, कविता है, निर्देश है, नीतू है और दिव्या है। चलिए, माधुरी जी हैं, रजन है, रोहित भारद्वाज जी हैं, नंदलाल है, रजन कुमार सोनकर है। चलिए, भारती कुशवाहा है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, एक दो मिनट इंतजार करते हैं, अभिवादन स्वीकार करते हैं आप सभी का, जिससे कि ठीक है सभी लोग क्लास ले सके, मतलब सभी लोग आ सके, और उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जब आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आज का जो हमारा विषय होगा, वो बेसिकली क्या होगा। ठीक है, एक बार हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, पता है किसके बारे में? आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। ठीक है, जो आज का हमारा विषय है, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। ठीक है, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिनके बारे में आर्टिकल 1 to 3 में दे रखा है। मतलब आर्टिकल 1 to 3 में तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेकिन हम ओवरऑल राष्ट्रपति की सभी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। नॉट इवन लेजिस्लेटिव पावर, बल्कि राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां प्राप्त हैं, हम उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां से कि क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं और आगे भी बनने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए जी, हर हर महादेव। चलिए, आज आप लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं क्या? ऐसा है क्या? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, मेरी पॉलिटी अच्छी हुई है, किरण गंगवार। चलिए, थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून। सर मुझे आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाते भी आप बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, वैसे तो आर्टिकल 1 to 3, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैसे तो आर्टिकल 1 to 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। पहले मैं इसके बारे में चर्चा कर लेता हूं, जो आर्टिकल 1 to 3 में है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, उसको देख लेता हूं। अच्छा, नहीं दिख रहे? ओके ओके, नो सर। अच्छा चलिए, ठीक है, ओके। उम्मीर जी, लव यू टू, लव यू टू। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है, अब आर्टिकल 123 में जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, मैं उसके बारे में आपको चर्चा करता हूं। ठीक है सर, और इससे पहले मैं आप लोगों के कमेंट हाइड कर देता हूं, मतलब मुझे अब आपके कमेंट नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, कमेंट से लगातार डिस्ट्रैक्शन होता है। आप लोग तो क्या है कि लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको कहेंगे हम लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। ठीक है, ये आर्टिकल 123 में है। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को किसका? बेटा, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति जी को ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अध्यादेश, जिसको बोलेंगे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
करने का अधिकार दिया है। ये किस में दिया गया है बेटा? आर्टिकल 123 में दिया गया है, आर्टिकल 123 में दिया गया है। अभी होता क्या है ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जब संसद का कोई भी एक सदन सेशन में ना हो, है ना, जब संसद का कोई भी एक सदन सेशन में ना हो, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर कोई भी विधेयक कानून बनेगा तो उसे संसद के दोनों ही सदनों की सहमति की या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बिना संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अथवा सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना। मैंने क्या बोला कि बिना संसद की सहमति के अथवा स्वीकृति के, मतलब दोनों ही सदनों की बिना सहमति या स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ये बात समझ में आ रही है? बस एक सेकंड मुझे देंगे आप। चलिए, ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों की बिना स्वीकृति अथवा सहमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अब आप मान के चलिए कि संसद का कोई एक सदन सेशन में नहीं है, किसी भी कारणवश, ठीक है, सपोज दैट लोकसभा भंग हो गई, ठीक है ना, और इस अवसर पर, ठीक है, लोकसभा तो भंग हुई पड़ी है, लेकिन इसी समय, ठीक है, एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, कोई एक ऐसा राष्ट्र महत्व का विषय है जिस पर कि कानून बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। देखो, मतलब कानून बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई एक ऐसा विषय उपस्थित हो खड़ा है, या कोई एक ऐसा विषय आ गया है कि भैया जिस पे कानून बनाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप सर्कमस्टांसेस समझो कि किस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं। परिस्थितियां इस तरह से क्रिएट हुई हैं कि संसद का कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, संसद का कोई भी एक सदन सेशन में नहीं है, सत्र में नहीं है बेटा, नहीं है ना जी। और इसी परिस्थिति में जब संसद का कोई भी सत्र सदन में नहीं है, मतलब कोई एक सदन सत्र में नहीं है, कोई एक हाउस सेशन में नहीं है, कोई राष्ट्र महत्व के विषय जिस पर कि कानून बनाना बहुत आवश्यक है, कोई एक ऐसा राष्ट्र महत्व का विषय है बच्चे जिस पर कि कानून बनाना बहुत आवश्यक है, कानून बनाना आवश्यक है, तो भैया कानून बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसी परिस्थिति में कानून बन ही नहीं पाएगा। है, आप ये मान के चलिए कि चलो लोकसभा भंग हो गई किसी भी कारण से, और हमें कानून बनाने की बहुत जरूरत है, तत्कालीन देश की परिस्थिति में उसकी नितांत आवश्यकता है, तो क्या कानून बन नहीं पाएगा? बन जाएगा कानून। ठीक है, और कानून कब बनेगा? कानून तब बनेगा बच्चे, ठीक है, जब राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करेंगे। तो राष्ट्रपति बेटा अध्यादेश जारी करने के, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके उनको कानून बनाने का अधिकार है, जारी करके कानून बनाने का अधिकार है। ये बात समझ में आ गई? बनाने का अधिकार है, अधिकार है। अब देखो, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, जैसे मान के चलिए लोकसभा ही नहीं है, लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, तो अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये प्रावधान है कि 6 महीने के भीतर उसके चुनाव करा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर लोकसभा ठीक भंग भी हो गई है तो 6 महीने के भीतर बेटा क्या होगा? लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। अगर लोकसभा भंग है तो 6 महीने के भीतर ठीक है, सदन को सेशन में आना होगा, सदन सत्र में
आएगा। ये कंपलसरी है कि 6 महीने के भीतर बेटा सदन को सेशन में आना ही पड़ेगा, आएगा, क्योंकि इसमें बोला है ना कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बोला गया है कि नहीं कि 2 सेशन के बीच में भाई 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने के भीतर सदन सत्र में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाकायदा बोला गया है कि भैया जी 2 सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच के मध्य 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का, ठीक है, अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बोला गया है बाकायदा, होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सेशन के बीच में बेटा 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर लोकसभा भंग भी हो गई, ठीक है, तो 6 महीने के भीतर उसके चुनाव करा लिए जाएंगे इन केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, मैं यहां पर लेके चलता हूं कि इन केस ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा भंग भी हो गई है, लोकसभा विघटित भी हो गई है बच्चे, तो 6 महीने के भीतर इसके चुनाव करा लिए जाएंगे। 6 महीने के भीतर इसके चुनाव करा लिए जाएंगे, भीतर इसके चुनाव करा लिए जाएंगे अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, इसको कर देते हैं सही। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ठीक है, इसे समझाए जाने के पीछे कारण क्या है, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि कोई भी अध्यादेश जो है वो अधिकतम कब तक कानून बना रह सकता है। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर कोई एक अध्यादेश है तो एक अध्यादेश कब तक कानून बना रह सकता है, एक अध्यादेश के पास, ठीक है, कब तक समय अवधि है कि वो कानून के तौर पर बना रहेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई, क्लियर है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्या राष्ट्रपति सामान्य अवस्था में अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति सामान्य अवस्था में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तब करेंगे जब संसद का कोई भी एक सदन सेशन में नहीं होगा। ठीक है, और इस स्थिति में कोई भी राष्ट्र महत्व का विषय है उस पर कानून बनाना आवश्यक है। ठीक है, तब राष्ट्रपति, ठीक है, अध्यादेश के माध्यम से कानून बना देंगे। तब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे बेटा? अध्यादेश के माध्यम से कानून बना देंगे। तब राष्ट्रपति महोदय को ये राइट है कि भैया वो अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये राष्ट्रपति जी का जो अध्यादेश है वह संसद की बिना स्वीकृति के कब तक एज अ कानून बना रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब यहां पर हम ये देखेंगे कि अध्यादेश, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो अध्यादेश है, ऑर्डिनेंस, ये मैक्सिमम कब तक, मैक्सिमम कब तक, कब तक संसद की स्वीकृति के बिना, ठीक है, मैक्सिमम कब तक, ठीक है, बिना संसद की एक्सेप्टेंस के, बिना संसद की स्वीकृति के, तो संसद की स्वीकृति के बिना, कानून बना रह सकता है, कानून बना रह सकता है, ये हमको देखना है। कानून बना रह सकता है, ठीक है, ये हमको देखना है बच्चे। मैंने क्या बोला बच्चे? तो मैंने ये बोला, बस इस बात को आप देखना कि सर ये जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, ये मैक्सिमम मतलब महत्तम कब तक संसद की स्वीकृति के बिना कानून बना रह सकता है। तो देखो, अगर मान के चलिए कि लोकसभा, ठीक है, भंग हो गई, और जिस दिन लोकसभा भंग हुई, विघटित हुई, उसी दिन राष्ट्रपति को अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाना पड़ा। ठीक है, तो भैया जी 6 महीने तो ये हो गए, क्योंकि 6 महीने के अंदर लोकसभा का दोबारा से बच्चे गठन हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा टाइम ले नहीं सकती, संविधान में प्रावधान है। या फिर अगर मान के चलिए कि सत्र की समाप्ति भी हो गई है, तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर सत्र समाप्त भी हो गया है तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। लोकसभा भंग भी होगी, हमने मान लिया, तब भी 6 महीने से, ठीक है, ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत उसका गठन कर लिया जाएगा। तो 6 महीना तो ये हो गया। अब 6 महीना ये हुआ, प्लस इसमें जोड़ेंगे जैसे ही संसद के दोनों सदन सत्र में आ जाए, जैसे ही संसद के
दोनों सदन बेटा सत्र में आ जाते हैं, सत्र में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही संसद के दोनों सदन किस में आ गए, सेशन में आ गए, ठीक है, तो आने के 6 सप्ताह के भीतर इसको संसद की स्वीकृति मिलनी जानी चाहिए अध्यादेश को। कितने? 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है ना, दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जानी चाहिए अगर इस अध्यादेश को एज अ कानून बना रहना है तो। अगर इस अध्यादेश को एज अ कानून बना रहना है तो, ठीक है, तो दोनों सदनों से, ध्यान रखना, बोथ ऑफ द हाउसेस, तो दोनों सदनों की स्वीकृति मिल जानी चाहिए 6 सप्ताह के भीतर। तो 6 महीना ये हो गया प्लस 6 सप्ताह ये हो गया, तो अर्थात एक अध्यादेश, ठीक है, बिना संसद की दोनों स्वीकृति के, ठीक है, 6 महीना और 6 सप्ताह तक कानून बना रह सकता है। कब तक भैया जी? 6 महीना और 6 सप्ताह तक कानून बना रह सकता है। अब ये बात सभी के समझ में आ गई? मुझे एक बार बताएंगे आप सब लोग, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है, मुझे ये बात आप बताएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं समझ में आई मैं एक बार फिर से समझाने को तैयार हूं, कोई बात नहीं। छह सप्ताह, छह, ठीक है, 6 महीना और 6 सप्ताह, बहुत अच्छे, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो एक बार मुझे सब लोग थम्स अप कर दो कि हाँ सर ये हमारी समझ में आई, बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है, पूरी की पूरी हमारे दिमाग में भर गई, हमारी पूरी दिमाग में बैठ गई, ठीक है जी। तो मैंने क्या आपको बताया? मैंने इतना आपको बताया, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति विशेष अवस्था में अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है, अवस्था विशेष है, सामान्य अवस्था में नहीं। पंकज यादव यार मैंने थम्स अप के लिए बोला है। पंकज के जाना सर, लव यू टू बेटा। चलो जी, ठीक है जी, क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आर्टिकल 1 to 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। राष्ट्रपति, ठीक है, विशेष अवस्था में, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को विशेष अवस्था में, राष्ट्रपति को विशेष अवस्था में, ठीक है, अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। अध्यादेश जारी करके बेटा क्या है? कानून बनाने का अधिकार है, ये बात मैंने लिखी है, करके कानून बनाने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जी को विशेष अवस्था में अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, अधिकार है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मैंने आपको बताया कि अध्यादेश राष्ट्रपति विशेष अवस्था में, ठीक है, पारित कर सकते हैं, लेकिन वो अवस्था क्या है कि जब संसद का कोई भी एक सदन सेशन में ना हो और जब राष्ट्र महत्व का कोई भी बहुत आवश्यक विषय, ठीक, उपस्थित हो गया हो, तब तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर क्या है? यहां पर मैंने बताया कि भाई राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी करके कानून बना दिया, ठीक है। अब प्रावधान क्या है, प्रोविजंस क्या है? तो भाई प्रोविजन ये है, नंबर फर्स्ट प्रोविजन ये है कि 6 महीने के भीतर, ठीक है, सदन सत्र में आ ही जाएगा। अगर कोई भी एक सेशन, कोई भी एक हाउस जो सेशन में नहीं है, कोई भी एक सदन जो सत्र में नहीं है, वो 6 महीने के भीतर आ ही जाएगा, क्योंकि दो सदनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और लोकसभा भंग भी होगी, हम तो ये कह रहे हैं, तब भी 6 महीने के भीतर उसका पुनर्गठन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर लोकसभा भंग भी हो गई तो 6 महीने के भीतर उसके चुनाव करा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश मैक्सिमम कब तक बिना संसद की स्वीकृति के कानून बना रह सकता है? तो 6 महीने तो ये हो गए, ठीक है, 6 महीने, ठीक है। जैसे ही मान के चलिए कि सेशन समाप्त हुआ, जिस दिन सेशन समाप्त हुआ उसी दिन राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से कानून बना दिया, तो 6 महीने तो वो जब तक, ठीक है, सदन सत्र में नहीं आ जाएगा, ये वाली अवधि प्लस जैसे ही संसद के दोनों सदन सत्र में आए तो भैया जी 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, ये बात मैंने आपको समझाई, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं ओवरऑल राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, ठीक है, जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं ओवरऑल। राष्ट्रपति की शक्तियां,
ठीक है, ओवरऑल। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम कई भागों में बांटते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई एक शक्ति नहीं है, बहुत सारी शक्ति हैं। अब यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पर हमें सबसे पहले पढ़ना है, ये ध्यान देना आप लोग, यहां पर हमें सबसे पहले पढ़ना है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति का मतलब है कि कानूनों को लागू करने से संबंधित और कानूनों के आधार पर शासन करने से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं। कानूनों को लागू करने से संबंधित और कानूनों के आधार पर शासन करने से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, तो वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, मतलब शासन करने से संबंधित शक्तियां। मतलब क्या है सर? शासन करने से संबंधित शक्तियां। तो ये हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरी होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक है, विधायी शक्तियां। अब विधायी शक्तियां का मतलब क्या है सर? तो विधायी शक्तियां का मतलब है कि राष्ट्रपति की कानूनों के निर्माण से संबंधित शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या है सर? विधायी शक्ति का मतलब है राष्ट्रपति की कानूनों के निर्माण से संबंधित शक्ति, कि राष्ट्रपति को कानूनों के निर्माण से संबंधित क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, इसको हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? विधायी शक्तियां कहेंगे। ये बात भी समझ में आ गई, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। यहां तक भी किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा राष्ट्रपति की न्याय संबंधी शक्ति। न्याय संबंधी, तो राष्ट्रपति को बेटा को जुडिशियल पावर भी प्राप्त है। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति को क्या है बेटा? ठीक है, माफ करने का अधिकार है कि नहीं? तो राष्ट्रपति किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, इनफैक्ट मृत्यु दंडी क्यों ना सही, ठीक है, उसको भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को, पार्डन पावर है। और भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, उनको देखेंगे। तो न्याय संबंधी शक्ति राष्ट्रपति की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं। ऐसा मत सोचना कि राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, राष्ट्रपति फाइनेंशियल पावर्स भी रखता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के पास सैन्य संबंधी शक्तियां भी हैं। ठीक है, सैन्य संबंधी शक्तियां भी हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राष्ट्रपति के पास जो है वह आपातकालीन शक्तियां भी हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं। क्या है? आपातकालीन शक्तियां भी हैं राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां भी हैं, राष्ट्रपति जी के पास सैन्य संबंधी शक्तियां भी हैं, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी हैं, राष्ट्रपति जी के पास न्याय संबंधी शक्तियां भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी हैं। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति नहीं शक्तिमान है, शक्तियां है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका, विधायी संबंधी, न्याय संबंधी, वित्तीय संबंधी, ठीक है, राष्ट्रपति के पास सैन्य संबंधी और आपातकालीन संबंधी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है। ठीक है, राष्ट्रपति को आप ऐसे हल्के में मत लेना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। ठीक है, नंबर फर्स्ट कार्यपालिका संबंधी शक्ति, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर। तो सबसे पहले ठीक है राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, ठीक है, मैं आपको बताता चला जाऊंगा शक्तियां। ठीक है, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, मैं केवल आपको बताऊंगा, आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, दरोगा बनने जा रहे हो, ठीक है, खुद से लिखना। मैं केवल आज बताऊंगा, बिल्कुल मेरा लिखने का मूड नहीं है आज। चलिए, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखो आर्टिकल 52 में क्या बोला है? 52 में बोला है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बोलो, बोला है कि नहीं? आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 52 में बोला गया है कि सब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अगले ही आर्टिकल 53 में बोल दिया गया, 53 में, कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 53 में, ठीक है साहब। तो अगले ही आर्टिकल में बोला, 53 में बोला कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब राष्ट्रपति कार्यपालिका की इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करे या फिर भैया किसी से करवाए। मतलब आर्टिकल 53 को अगर कोई बाहरी व्यक्ति पढ़े, ठीक है ना, जिसने वास्तव में हमारे संविधान को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, ना वो जानता, और कोई भी व्यक्ति पहली बार हमारे संविधान को पढ़े और आर्टिकल 53 को ही पढ़े बस केवल, तो आर्टिकल 53 को पढ़ने पे उसे ये लगेगा कि वास्तव में भारत में
जो हेड ऑफ द स्टेट है वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। उसको ये लगेगा कि भारत में राष्ट्रपति ही वास्तव में शासन का अध्यक्ष है, क्योंकि बोला है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के द्वारा करे, ठीक है, इसमें ये बोला। लेकिन अगर गलती से आप 53 से आगे बढ़ते बढ़ते आर्टिकल 74 तक पहुंचे तो 74 पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और 74 पे आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का प्रयोग, मतलब राष्ट्रपति को 53 में जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां मिली हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है, इसके आप मर्म को समझना, इसकी आप गहराई को समझना। आर्टिकल 74 में बोला कि राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ये बात तो ठीक है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के, ठीक, कंसल्टेशन पे ही करेगा, एडवाइस पे करेगा, सलाह पे करेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाउंडेड है ना? अब सोच के देखो, ये सवाल उठना ही चाहिए कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्या राष्ट्रपति को क्या मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी? हो सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को ना माने, क्योंकि संविधान में लिखा थोड़ी नहीं है कि राष्ट्रपति बाध्य है ना? तो पहले से ही हमारे संविधान में जो हमारे राष्ट्रपति का पद है, अगर हम इसको देखें ना, तो इस राष्ट्रपति के पद का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इस राष्ट्रपति के पद का, मतलब जिस तरह से इसको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, केवल नाम मात्र की कार्यपालिका बनाया गया है, वो बेसिकली ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट से मिलता जुलता है, हालांकि, है ना। लेकिन जो हमने आर्टिकल 53 में दर्शाया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अमेरिका की प्रेसिडेंट्स के पास है, ठीक है, जो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास है, वैसा आर्टिकल 53 तक हमारा राष्ट्रपति है। लेकिन 74 में हमारा राष्ट्रपति हो जाता है ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह या ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट की तरह, लेकिन बिल्कुल वैसा हो जाता है। अब यहां पर आप फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। तो 53 में तो बोल दिया, अब 74 में ये बोला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। अब सवाल ये उठा कि सलाह मानने के लिए बाध्य है अथवा नहीं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इस 42वें संविधान संशोधन में ये क्लॉज जोड़ा जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाउंडेड है। मतलब मंत्रिपरिषद ने जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करेगा ही करेगा। राष्ट्रपति को वह सलाह माननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी अवस्था में, ठीक है। पहले से ही हमारे राष्ट्रपति को, बेचारे को, ठीक है, लोग उसका मजाक बनाते हुए आए थे, उसको स्टाम्प या फिर बेसिकली एक मोहर कहते थे कि ये तो रबड़ की एक मोहर है, या फिर इट्स आ, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, रबड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रबर को रबर ही कहेंगे, रबर स्टाम्प। रबर को रबर ही करेंगे तो इट्स अ रबर स्टाम्प, तो उसको रबर की स्टाम्प कहते थे या फिर मोहर कहते थे। मतलब राष्ट्रपति के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, राष्ट्रपति जो भी है मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को वैसे ही राष्ट्रपति बदनाम थे कि राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प कहा जाता था। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन से ये और कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे कि एक क्षण में राष्ट्रपति के समस्त पद की गरिमा को मानो छीन लिया गया हो, एक ही क्षण में, ठीक है। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति के हाथ पर बांध दिए गए हों। तो फिर, ठीक है, जब ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम पे ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, आपातकाल के समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था। इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं, वो एक कहानी के तौर पर बताएंगे। लेकिन यहां पर जरूरी ये है कि उस समय जो विपक्षी दल था वो जनता पार्टी थी, ठीक है, विपक्षी दल था। जनता पार्टी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि जब वो सत्ता में आएंगे, अगर आप लोग हमें वोट करेंगे और हम लोग अगर सत्ता में आ गए, तो इस 42वें संविधान संशोधन से लोकतंत्र को डिमोरलाइज करने के लिए जितने भी प्रोविजंस किए गए हैं हम सबको खत्म कर देंगे, मतलब हम इसको भी खत्म कर देंगे। और ऐसा ही हुआ, जनता पार्टी सरकार में आई, गठबंधन के साथ आई, उसने 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, एक संशोधन कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है पहली यात्रा में, लेकिन दूसरी यात्रा में राष्ट्रपति को बाध्य होना है। मतलब कहने का आशय यह है कि ये वो वाली बात है जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है ना, एक किसी बेचारे को मार रहा था, ठीक है, पीट रहा था, तो दूसरा आया कि भैया क्यों मार रहे हो,
तो भैया ऐसे ऐसे इस वजह से मैं मार रहा हूं कि अच्छा ये बात है, तो वो भी थप्पड़ लगा के चला गया। तो ये वो वाली बात हुई। 44वें संविधान संशोधन ने देखो थोड़ा सा रिलीफ दिया, राष्ट्रपति के पद की गरिमा को थोड़ा सा हल्का सा बना के रखा। तो इसने ये कह दिया कि अगर मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है पहली बार, तो राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद ने ठीक वो प्रस्ताव अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के मंत्रिपरिषद के इस प्रस्ताव को मानने के लिए बात है। तब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा, ये वाली बात है। इसके अलावा आर्टिकल 77 है। आर्टिकल 77 में मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति तो करते हैं, मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है कि वो राष्ट्रपति को शासन प्रशासन संबंधी समस्त मामलों की जानकारी दें। 75 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रपति को विवेक की शक्तियां भी प्राप्त है, विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त है राष्ट्रपति को, कि अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वे किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और उसे एक समय दे सकते हैं कि वो अपना बहुमत सिद्ध करके दिखा दे। ठीक है, और मान के चलिए कि ठीक है बहुमत दल का नेता तो है, लेकिन बहुमत दल के नेता के पास दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता नहीं है, तो उसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा के और बोल सकते हैं कि आप 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता भी ले लो। आर्टिकल 75 क्लॉज 2, मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। 75 क्लॉज 3, ठीक है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियों का भी अधिकार है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एंड चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं बच्चे? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मैं आपको बताऊंगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, तो उसके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बाबू कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधित व्यापक अधिकार प्राप्त है। क्या है? व्यापक अधिकार प्राप्त है। बताइए, विजय कुमार ने कितना गहरा प्रश्न पूछा है, आप खुद देखिए। हालांकि विजय कुमार ने बड़े प्यार से पूछा है कि सर जी, ठीक है विजय, मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी अध्यादेश और आपातकालीन शक्तियों में क्या अंतर है। ठीक है, जितना अंतर ठीक है एक महिला और पुरुष में है उतना अंतर है। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश तब जब राष्ट्रपति को विशेष अवस्था में कानून बनाने का अधिकार है, जब संसद का कोई भी एक सदन सत्र में ना हो, वो किसी राष्ट्र व्यक्ति के विषय पर कानून बना सकते हैं, अध्यादेश है। आपातकालीन शक्तियां क्या है? आपातकालीन शक्तियां का मतलब है कि राष्ट्रपति ठीक है ना आर्टिकल 352, 356, 360 के आधार पर ठीक है ना विभिन्न भिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपात की उद्घोषणा के समय बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का या संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत अंतर है। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलिए चलो क्लियर है। ठीक है, अब आप लिखिए फटाफट से। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां लिखिए। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा कि अरे सर ठीक है ऐसे मत करवाइए, ठीक है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम कैसे लिख सकते हैं। लिखो बेटा आर्टिकल 53। चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग नहीं लिखोगे मुझे पता है ठीक है, मैं ही लिखता हूं।
चलो मैं लिखता हूं, आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का मतलब क्या होता है बेटा? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का मतलब क्या होता है बाबू? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां का मतलब है राष्ट्रपति की, ठीक है, शासन करने से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति की शासन करने से संबंधित शक्तियां, शासन करने से संबंधित शक्तियां, संबंधित शक्तियां, शक्तियां, ठीक है, कानूनों को लागू करने से संबंधित शक्तियां। तो इसमें सबसे पहली है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। मैं लिखता हूं, आप भी लिखिए मेरे साथ साथ। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, या तो वह स्वयं करेगा, वह स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, के द्वारा करेगा। हालांकि ये सब मैं लिखा चुका हूं, आपको खुद बोलना चाहिए था कि आप सर मत लिखाइए, ये सब हमें याद है, हम खुद से लिख लेंगे, लेकिन नहीं, ठीक, तुम लोग नहीं लिखोगे। देखो एक प्रीतम ने बोला है, देखो उमाकांत भी बोल रहे हैं, ठीक है। आज बच्चे क्या है ना, आज पता नहीं क्यों मेरे इसमें राइट हैंड में बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, जिसको कहते हैं असहनीय दर्द, ठीक है, वो हो रहा है। आर्टिकल 53। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 74 पे चलेंगे। आर्टिकल 74, ठीक है। अब आर्टिकल 74 में हमारी असली आंखें खुलेंगी। भाई 53 में तो बोल दिया कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा अपने अधीनस्थों के द्वारा। लेकिन 74 में क्या है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। 74 में है राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है, सलाह पर करता है, सलाह पर करता है। अब यहां से प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य? तो ये प्रश्न उठा क्या भैया कि राष्ट्रपति, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से ये प्रश्न उठा बेटा, क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन से बोला हाँ, है ना। तो इसमें ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1976, तो उसमें बोला हाँ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978, बेटा उसमें क्या बोला? उसमें बोला द्वितीय यात्रा में, मतलब पहली यात्रा में राष्ट्रपति
पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए पहली यात्रा में लौटा सकता है, लेकिन दूसरी यात्रा में जब आएगा, ठीक है, जब सेकंड जर्नी में वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास दोबारा से आएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। तो दूसरी यात्रा में राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ये बात मैंने आपको समझा दी। दूसरी यात्रा में राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पहली यात्रा में आए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उस प्रस्ताव को वापस भिजवा सकता है, लेकिन अगर वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास आ गया, चाहे उसमें संशोधन हुआ हो अथवा नहीं, राष्ट्रपति ने जो संशोधन सुझाया था वो संशोधन हुआ हो अथवा नहीं, अगर दूसरी यात्रा में राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 77। लिखिए आप सब लोग, आर्टिकल 77 लिखिए। मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं समय दे दूं, आप लिख लें इसको, फिर 77 लिखना है ना, ले लो, बिल्कुल 1 सेकंड का समय ले लो। चलो, एक भैया पूछ रहे हैं क्या नाम है इनका, अभी सर, फिर जो डाक बिल था उसको परमिशन क्यों नहीं मिली प्रेसिडेंट की? वो बिल था यार, ये प्रस्ताव है, ये मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव है, इट्स अ रेजोल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द साइड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है, वो बिल था, और वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना, कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, साधारण विधेयक के बारे में, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में मैंने बहुत प्यारा समझाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत अच्छा समझाया है, मतलब बहुत प्यारा समझाया है मैंने। चलिए, ठीक है, आर्टिकल 77 में लिखेंगे। गोपाल तिवारी बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं, बार बार तो नहीं, अभी बहुत देर बाद इन्होंने एक कमेंट किया है, आज आपकी 62 क्लास है पॉलिटी की सर। हाँ, 62 क्लास है, इतनी क्लास मतलब 60 क्लास में पूरी पॉलिटी मेरी खत्म हो जाती है, 60 क्लास में हो जाती है खत्म। अभी और क्लास जाएंगी, ऑब्वियस सी बात, अभी तो बहुत क्लास जाएंगी पॉलिटी की। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमने पूरा 1 घंटा पढ़ा, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ा, ठीक है, कभी क्लास के बीच में कोई ऐसी खामखाम बात भी नहीं हुई। क्लासेस 1 घंटे की ऑन एन एवरेज हुई हैं, सारी क्लासेस 1 घंटे की हुई हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो समय जो निकलता है बच्चों के डाउट्स को दूर करने में क्लास में, और एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझाने में। हालांकि इतनी बारीकी से समझाया नहीं जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक, इतनी बारीकी से आप लोग समझते हो, आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इतनी क्लासेस नहीं लगनी चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ 62 65 क्लासेस में पूरी पॉलिटी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि हम बार बार कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही बार तो पढ़ना है जीवन में, तो ऐसा ना पढ़े कि कोई डाउट ही ना बचे। हाँ, लिखिए आर्टिकल 77, ठीक है, अब इसी में, ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नेक्स्ट आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 77 में लिखेंगे मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 77, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 78, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 लिखेंगे। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है, प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है, प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यपालिका संबंधी, ठीक है, सभी क्रियाकलापों से
समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे। कार्यपालिका संबंधी सभी क्रियाकलापों से समय समय पर राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे, एवं राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब, यदि राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब उससे संबंधित मंत्री से देने के लिए आग्रह कर सकते हैं, उससे संबंधित मंत्री से देने के लिए आग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 77 क्या है? आर्टिकल 77 है बेटा, मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा बेटा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है, क्या अपेक्षा की गई है प्रधानमंत्री से? कि वह ठीक है ना, कार्यपालिका संबंधित मामलों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे, कि वह कार्यपालिका संबंधी मामलों से राष्ट्रपति को अवगत कराते रहे, ठीक है, ध्यान रखना कि वे कार्यपालिका संबंधी मामलों से बेटा राष्ट्रपति साहब को क्या कराते रहे? राष्ट्रपति साहब को अवगत कराते रहे। और दूसरा बेटा, ठीक है ना, किसी सांसद अथवा मंत्री के द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब संबंधित मंत्री को देने के लिए कह सकते हैं। किसी सांसद और मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब संबंधित मंत्री से देने के लिए कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आर्टिकल 78 मैंने लिखवा ही दिया, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 75 क्लॉज 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप खुद से लिख लेंगे, है ना। 75 क्लॉज 1, ठीक है। इसको आप खुद से लिख लेंगे क्योंकि ये मैं पहले करा चुका हूं। करा तो मैं बेटा पहले इन सबको कर चुका हूं, ठीक है। मैं चाहूं तो ना भी लिख पाऊं, करा तो मैं इन सबको चुका हूं, लेकिन फिर भी, ठीक है, लिखिएगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 75 क्लॉज 1 लिखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 75 क्लॉज 2,
75 क्लोज टू मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे आप, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब आगे लिखेंगे आप, ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्तियां संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं, ऐसे करके लिखिए, राष्ट्रपति को नियुक्तियां संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को नियुक्तियां संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। नियुक्तियां संबंधी अधिकार भी प्राप्त हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्तियां करते हैं, तो लिखिए, राष्ट्रपति को नियुक्तियां संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति बेटा किस किस की नियुक्ति करते हैं, मैं लिख देता हूं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जजेस की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इनफैक्ट पूरे भाषा आयोग को ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। मैं हट जाऊंगा अभी, 1 सेकंड है ना बेटा। अरे मम्मी, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। वाह, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है बेटा, इतना हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। राज्यों में राज्यपालों की और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, और राज्यों में राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आज तुम लोगों को एक दूसरे के कमेंट दिख रहे हैं, इसलिए आपस में बात कर रहे हो आज तुम। चलो ठीक है बच्चों, है ना। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर। आप सब लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, है। चलो चलिए, ठीक है, ओके।